दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि महंगाई क्यों बढ़ती है? महंगाई बढ़ने के कारण क्या है? कभी नहीं है। लेकिन आपने ये ज़रूर सुना होगा अपने घर पे बूढ़े बुज़ुर्गों से कि ये सामान हमारे ज़माने में बहुत सस्ता हुआ करता था और आज बहुत महंगा हो गया है। सारी दुनिया महंगाई से परेशान है। करेंसी का वैल्यू कम हो जाना और गुड्स और सर्विस का दाम बढ़ जाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और आपका मेरे YouTube चैनल बड़ाडी में बहुत स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो, एजुकेशनल वीडियो, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो और करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो की डिटेल एनालिसिस इस चैनल पे मिलती रहती है। जब भी महंगाई बढ़ती है अर्थात गुड्स और सर्विस का दाम बढ़ जाता है और हमारे करेंसी का जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पे आपको समझाएं तो 1975 में आप 540 रुपये में 10 ग्राम गोल्ड खरीद सकते थे, लेकिन वही 2021 में 10 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए आपको लगभग 45,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि 1975 में 540 में 10 ग्राम गोल्ड खरीद सकते थे, आज वही 2021 में आप 540 रुपये का सिर्फ 1 ग्राम भी गोल्ड नहीं खरीद सकते। ये सब किसका है? मतलब आपकी जो करेंसी का जो परचेजिंग पावर है, जो वैल्यू है, वो इतना गिर गया। ये सब महंगाई के कारण है। ये सब इन्फ्लेशन का कमाल है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 5 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो इन्फ्लेशन, महंगाई क्या है। दूसरा जो है इस महंगाई के क्या कारण हैं, क्यों महंगाई होती है और इस कितने टाइप की ये होती है। और तीसरा जो है महंगाई अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है और इसका हमारे एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ता है। और जो चौथा टॉपिक है, एक कंट्री को कितना इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए, एक ऑप्टिमम लेवल क्या होना चाहिए कि जिससे कि सब कुछ बैलेंस बना रहे। और जो पांचवा है, इसके हम क्या क्या सॉल्यूशन ला सकते हैं इन्फ्लेशन को रोकने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए कि जिससे हमें उतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? जैसे हम बैरोमीटर का उपयोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही इन्फ्लेशन का उपयोग हम इकोनॉमिक हेल्थ चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि मतलब हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है या घट रही है, उसको मापने के लिए हम इन्फ्लेशन का उपयोग करते हैं। महंगाई का मतलब है कि साल भर में जो भी गुड्स और सर्विस है वो हमारे लिए महंगी होती जाती रहती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि महंगी क्यों होती जाती रहती हैं? इसका क्या कारण है? क्या गवर्नमेंट में बैठे कुछ लोग इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, या दुनिया के बहुत सारे अमीर लोग मिलकर घटाते बढ़ाते हैं, या तो हमारी सेंट्रल बैंक जो है इसको घटाती है और बढ़ाती है? नहीं दोस्तों, इसके बढ़ने और घटने के बहुत सारे रीज़न हैं। इस वीडियो में हम 4 मेन रीजन पर डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला रीजन है वो इकोनॉमिक का बूम होना, जिसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है, हमारे जो रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाती है उसका कारण, जिसको हम कैश पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। और तीसरा जो है एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ जाना, जिसको हम बोलते हैं वेज पुश इन्फ्लेशन। और जो चौथा है वो बोलते हैं हम करेंसी का डिप्रिसिएशन होना। तो जो सबसे पहला जो है वो है इकोनॉमिक का बूम होना। इकोनॉमिक का बूम होना मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाना। लोगों के पास जब ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग ज़्यादा चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे, नई नई चीज़ों को बाई करना चाहेंगे, जिससे चीज़ों का डिमांड बढ़ेगा। तो जब चीज़ों का डिमांड बढ़ेगा तो जो भी बिजनेस हैं, जो भी कंपनियां हैं, निश्चित रूप से अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएंगे। जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएंगे वैसे ही इन्फ्लेशन होगा। हम आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाते हैं। मान लीजिए कि एक प्लेन है, उसमें 100 सीट है और उसमें 10 सीट जो है वो फर्स्ट क्लास की और 90 सीट जो है वो इकोनॉमिक क्लास की है। मान लो सडन सारे लोगों के पास पैसा, बहुत सारा पैसा आ जाता है, तो सब लोग क्या करेंगे? सब लोग बिजनेस क्लास में जाने की कोशिश करेंगे, जाना चाहेंगे, क्योंकि सबके पास पैसा ज़्यादा है। तो जब डिमांड बढ़ जाएगी तो जो भी हमारे बिजनेस क्लास की जो प्राइस है वो कंपनी जो है एयरलाइंस बढ़ा देगी। जैसे ही एयरलाइंस प्राइस बढ़ा देगी वैसे ही इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जबकि डिमांड बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, जिसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। दूसरा जो है रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाना। किसी भी कारण की वजह से दाल, चावल, गेहूं का प्राइस बढ़ जाना। मान लीजिए कि मानसून ख़राब हो गया, मानसून
की वजह से, मतलब ज़्यादा बारिश होने की वजह से दाल चावल गेहूं का प्राइस बढ़ जाना, या ऑयल का प्राइस बढ़ जाना, ग्लोबल मार्केट में ऑयल ज़्यादा प्राइस हो गया, क्रूड वैल्यू ज़्यादा प्राइस का हो गया तो उसका दाम का बढ़ जाना, या गवर्नमेंट जो है कोई टैक्स लगा दी जिसकी वजह से रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाना था। ये सब प्राइस बढ़ने से जो भी कंपनी, जो भी बिजनेस हैं, वो जो रॉ मटेरियल को यूज़ करती हैं, यदि उनका प्राइस बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से वो भी अपने फिनिश्ड गुड का, जो भी फाइनल प्रोडक्ट, उसका भी दाम बढ़ाएंगे। जैसे वो दाम बढ़ाएंगे वैसे ही इन्फ्लेशन अकर हो जाएगा। तीसरा जो मैंने आपको रीजन बताया था कि एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ जाना, जी हाँ, जब भी कंपनी या गवर्नमेंट अपने एक एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाती हैं तो निश्चित रूप से अपने आप को प्रॉफिट में रखने के लिए वो सर्विस को भी और अपने प्रोडक्ट का भी दाम बढ़ाएंगे। जब अपने प्रोडक्ट और सर्विस का दाम बढ़ाएंगे तब भी एक इन्फ्लेशन होगा, जिसे हम वेज पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। और दूसरा एक रीज़न और भी हो सकता है कि जब पूरे देश में बहुत ही कम अनएम्प्लॉयमेंट हो, मतलब सब लोग नौकरी कर रहे हो, बहुत ही कम एम्प्लॉयमेंट हो, तो क्या होगा, कंपनी को नया जॉब क्रिएट करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कोई भी बंदा उस कंपनी में काम करते एक ही सैलरी पे काम नहीं कर सकता है काफ़ी दिन तक, तो कैसे भी करके कंपनी को सैलरी बढ़ाना पड़ेगा। जब सैलरी बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपके पास पैसा आएगा और फिर से इन्फ्लेशन अकर होगा। चौथा जो रीज़न मैंने बोला था, करेंसी डिप्रिसिएशन, इसके बहुत सारे रीज़न हैं, बट उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है कि गवर्नमेंट जो है करेंसी को ज़्यादा प्रिंट कर देना। करेंसी को ज़्यादा प्रिंट करने मतलब करेंसी अपनी वैल्यू को लूज करना, मतलब दूसरे करेंसी के कंपेयर में हमारी करेंसी का जो वैल्यू है वो कम हो जाना। लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा, जब भी हम कोई सामान इंपोर्ट करेंगे हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जो करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो ऐसा करने से कभी कभी क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन भी अगर कर जाता है या ट्रिगर कर जाता है। हमारे देश में यदि इन्फ्लेशन 10% से ज़्यादा होने लगता है तो लोग बोलते हैं कि बहुत महंगाई बढ़ गई है। यदि वहीं 2016-2019 के बीच में वेनेजुएला में देखें तो वहाँ का जो इन्फ्लेशन रेट था 5 करोड़ % से भी ज़्यादा हो गया था। और वहीं यदि हम जिम्बाब्वे में देखें 2008 में, तो वहाँ जिम्बाब्वे करेंसी इतना लूज कर गई थी कि वहाँ की सरकार को 1 मिलियन, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन डॉलर तक का नोट छापना पड़ा। और आप देखेंगे उसकी एक्चुअल कीमत जो है 1 बिलियन डॉलर जिम्बाब्वे का, वो $1 के बराबर था। कहने का मतलब यह है कि हाइपर इन्फ्लेशन ऐसी ख़राब चीज़ है, बहुत बेकार चीज़ है कि आपकी करेंसी इतनी लूज कर जाएगी कि आप समझ भी नहीं सकते, इतना ख़राब चीज़ है। देखिए, हाइपर इन्फ्लेशन ट्रिगर करने का सिर्फ करेंसी डिप्रिसिएशन एक रीज़न नहीं है, उसके बहुत सारे पॉलिटिकल रीज़न भी होते हैं जो हम इस वीडियो में यहाँ अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कभी इसके लिए हम एक अलग सा वीडियो बना देंगे। हाइपर इन्फ्लेशन का जो मेन रीज़न है वो करेंसी डिप्रिसिएशन ही है। तीसरा जो पॉइंट है वो है इन्फ्लेशन अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, और हमारा इससे जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर क्या असर पड़ता है। तो यदि इन्फ्लेशन मान लीजिए कि 0% हो जाती है, कहने का मतलब है कि आपके जो पैसे की वैल्यू है वो घटेगी नहीं, मतलब धीरे धीरे आप जो है आपका पैसा सेव होगा, क्योंकि पैसे की वैल्यू घटेगी नहीं, इन्फ्लेशन 0% है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव कर पाएंगे और ये पैसा आपको बाद में काम आएगा। तो आपके जो डिप्रिसिएशन है वो बिल्कुल कम ही नहीं होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव कर पाएंगे और जो है उसकी वैल्यू भी कम नहीं होगी। तो आप तो ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। आप तो रीज़न तो समझिए, मैंने आपको 4 रीज़न बताए थे कि इन्फ्लेशन होने के क्या कारण है। यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब आपकी सैलरी बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, और जो हो नहीं सकता है निश्चित रूप से आपको सैलरी बिना सेम सैलरी पर आप काम नहीं कर सकते। तो जैसे ही सैलरी आपकी बढ़ेगी वैसे इन्फ्लेशन स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 0% इन्फ्लेशन कभी हो ही नहीं सकता। और दूसरा, हम पहले में समझते हैं क्या ये निगेटिव हो सकता है। यदि इन्फ्लेशन निगेटिव में जाता है उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। सो कहने का मतलब है कि जो आपका पैसा है उसका वैल्यू लगातार बढ़ता जाएगा, और जो सामान है, जो वस्तुएं हैं, सर्विस हैं, उनका लगातार वैल्यू घटता जाएगा। तो निश्चित रूप से हम कोई भी सामान खरीदना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमको पता है कि 1 साल बाद, 5 साल बाद इसका जो प्राइस है वो हमको और कम में मिल जाएगा, घटता चला जाएगा। तो हम अपने पैसों को ज़्यादा सेव करने की कोशिश करेंगे, हम पैसे को स्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये सामान हमको ज़रूरत नहीं है। तो हम 5 साल बाद खरीदेंगे तो इसका जो है प्राइस कम हो जाएगा और हमारे पैसे का जो वैल्यू है धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा।
तो जैसा आपने देखा कि आपकी स्पेंडिंग जो है कम हो, जब आपकी स्पेंडिंग कम होगी तो निश्चित रूप से आप सामान भी कम खरीदेंगे। आप सामान कम खरीदेंगे, जो भी बिजनेस और कंपनियां हैं उनका लॉस होना शुरू हो जाएगा। जो उनका लॉस होगा निश्चित रूप से वो कंपनी जो उसमें एम्प्लॉय काम करते हैं वो अपना जॉब लूज़ करना शुरू कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि ये इन्फ्लेशन का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट पे है। मतलब इन्फ्लेशन यदि बढ़ता है, मतलब महंगाई बढ़ती है, तो ज़्यादा जॉब क्रिएट होगा, लोगों को जॉब मिलेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है कम होगा। और यदि इन्फ्लेशन घटता है, मतलब महंगाई कम होती है, तो लोगों को जॉब जाएगी। इसका मतलब है कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन है, बट ये सब जगह अप्लीकेबल नहीं है। जैसा कि आपने पहले ही देखा कि वेनेजुएला और जिम्बाब्वे में इतना सारा इन्फ्लेशन रेट हो गया। कहने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था इन्फ्लेशन बढ़ने, तो ऐसा हर सिचुएशन पे नहीं होता। कुछ उसके बहुत सारे रीज़न भी और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो जो चौथा पॉइंट है कि इन्फ्लेशन रेट एक ऑप्टिमम लेवल क्या होना चाहिए। तो आपने पहले देखा कि हाई इन्फ्लेशन होता है तो हाइपर इन्फ्लेशन अकर करता है, और यदि वही कम होता है इन्फ्लेशन रेट तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। तो इन सब को बैलेंस रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या करें, क्या ऐसा रेट हो जिससे कि सब कुछ बैलेंस रहे। फॉर डेवलपिंग कंट्री के लिए ये सेंट्रल बैंक ने 2% डिसाइड किया है। यदि बढ़ता है तो वो कम करती हैं, और कम करती हैं तो सेंट्रल जो बैंक है वो बढ़ाती हैं, मतलब बैलेंस करती हैं। यदि वहीं हम इंडिया की बात करें तो यहाँ जो है वो 4% है, और प्लस माइनस मार्जिन के रूप में 2 रखा गया है। मतलब 2 से लेकर 6% तक हमारे इन्फ्लेशन या महंगाई के रेट को रखा गया है। तो ये जो है इंडिया के जो हम इंडिया के साइड में देखें तो जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है। तो आरबीआई ये मेंटेन करती है, जब भी ज़्यादा होता है तो कम करती है, और कम होता है तो ज़्यादा करती है। तो इसको मेंटेन करने से हमारा क्या है, गुड्स और सर्विस का एक बैलेंस बना रहता है, जिससे कि ज़्यादा हमारे लोगों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और जो लास्ट है, कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशन हैं जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला जो सॉल्यूशन है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है जो कि हमारे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। दूसरा, एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है जो इससे बच सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि इन्फ्लेशन, महंगाई जो है उस कंट्री की, किसी पर्टिकुलर कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होती है वो कंट्रोल करती है। तो इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई है। तो आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, जब बढ़ता है तो उसको कम करती है, जब ज़्यादा कम होता है तो उसको बढ़ाती है। तो ये कैसे कंट्रोल करती है, आरबीआई जो है अपने कमर्शियल बैंक, जो भी स्मॉल बैंक या बिग बैंक है, कमर्शियल बैंक, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे एसबीआई हो, पंजाब नेशनल बैंक, जो भी सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, वो क्या करती हैं, आरबीआई से लोन लेती हैं अपने लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। तो इस जो लोन लेती हैं वो आरबीआई क्या करती है, एक इंटरेस्ट रेट लगाती है जिसको हम रेपो रेट बोलते हैं। तो जब बैंक लोन लेगी तो वो इंटरेस्ट रेट लगा के बैंक को पैसा देती है, और वही कमर्शियल बैंक जो है पब्लिक को लोन के रूप में पैसा देती हैं, जिससे कि पब्लिक अपना स्पेंड करती है। तो जब आरबीआई जो रेपो रेट का जो इंटरेस्ट रेट है जब उसको बढ़ाएगी तो निश्चित रूप से कमर्शियल बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा तो निश्चित रूप से जो कमर्शियल बैंक हैं वो भी पब्लिक को जो पैसा देंगे लोन के रूप में ज़्यादा इंटरेस्ट लगाएंगे। जब ज़्यादा इंटरेस्ट लगाएंगे तो लोन निश्चित रूप से पब्लिक कम लेगी। यदि वही रेपो रेट जो है आरबीआई कम करती है तो कमर्शियल बैंक को कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो पब्लिक को ज़्यादा लोन मिलेगा, और जब पब्लिक को ज़्यादा लोन मिलेगा तो निश्चित रूप से वो स्पेंड ज़्यादा करेंगे। जब ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और जब कम स्पेंड करेंगे, जब लोन कम मिलेगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। तो इस ऐसे ही आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, रेपो रेट बढ़ा के और रेपो रेट बढ़ा के। और दूसरा कंट्रोल करने का है कि ज़्यादा करेंसी को प्रिंट कर देना या कुछ ऐसे टैक्स लगा देना। देखिए, इकोनॉमिक के लिए इन्फ्लेशन कितना भी ज़रूरी हो, लेकिन हमारे लिए यदि हम पैसे को एक जगह रख दें तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि उसकी वैल्यू जो है कम होती जाती रहती है। यदि कोई चाहे कि हम पैसा लेके और तकिए के नीचे रखे रहें तो उसकी जो वैल्यू है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला है, बहुत कम हो जाएगी, तो आप बहुत ही लॉस करेंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं। आप पैसे को एज ए करेंसी मत रखें, उसको कहीं इन्वेस्ट करो। तो सबसे पहला जो है आप गोल्ड के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप रियल एस्टेट कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो इन्फ्लेशन है उससे आपके करेंसी पे, आपके वैल्यू पे कोई असर ना पड़े। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो
हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको इससे कुछ मिला होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो, आपको इन्फॉर्मेटिव हो, तो आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और तब तक के लिए नमस्कार, और आपको एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं।